अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जुमे को हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई। बहुत सारे सवालात छोड़ गए इस बिल के मंजूर होने के वाक़े के बाद, और वो ये थे कि जनाब ये किस तरह अपोजिशन जो कि सेनेट में अक्सरियत रखती है वो किस तरह हार गई। अपोजिशन के अरकान की तादाद 57 है और बाकी जो हैं वो आपको मालूम है कि वो 42 हैं। 99 की इस वक्त हाउस में तादाद है, क्योंकि इसहाक डार साहब ने अभी तक हल्फ नहीं लिया। बल्कि मैं बताता चलूं कि आज पंजाब हुकूमत को शायद इसहाक डार साहब के एहसासे बेचने की इजाज़त, खासतौर पर एक घर बेचने की इजाज़त भी मिल गई। लेकिन अब ये आज फिर सेनेट का इजलास हुआ। ये तो जुमे को हुआ, 28 जनवरी को बिल पास हो गया और सवालात बहुत से हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर तो अपोजिशन पार्टीज के कुछ, जिनको कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 लोग जो हैं वो जानबूझकर नहीं थे, जिनमें से कुछ के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो बीमार थे, कुछ मुल्क से बाहर थे। लेकिन आज मैं सुन रहा था शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक निजी चैनल पे कह रहे थे कि आपको क्या नहीं मालूम कि यहां जमीर बेचने वाले लोग ऐवानों में बैठे हुए हैं। और उस पर उन्होंने कहा कि अब ये हल्फ लेकर इन ऐवानों में आते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि आप हल्फ लेकर आते हैं और फिर उसके बाद अगर आप जमीर बेच देते हैं। बकौल शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम, वो कह रहे हैं कि जी आप सबको मालूम है कि ऐवानों में जमीर बेचने वाले बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से फिर हमें यही दिन देखना पड़ता है। उन्होंने शायद उसको पीछे भी रिवाइंड भी किया थोड़ा सा, और उसके बाद उन्होंने याद करवाया कि जनाब जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या संजरानी का जो पहले जो पिछली हुकूमत में जब जरदारी साहब ने कहा था कि जनाब संजरानी साहब को हमने चेयरमैन सेनेट बनाना है, तो उस वक्त भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ था जिसमें शायद JUI फे के लोगों ने वोट किया था और दीगर जमातों ने वोट किया, और उस पर भी यही बहस हुई कि ये कैसे हो गया। उस वक्त PMLN ने खास तौर पर बहुत शोर मचाया था। तो फिर जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इलेक्शन था सेनेट में, तो यूसुफ रजा गिलानी बन गए, तो तब फिर PDM से पीपल्स पार्टी को निकलना पड़ा, क्योंकि तब भी सवालात उठ गए और उस वक्त भी यही सवालात थे कि जनाब किसने जमीर को बेचा। तो ये बहस अभी जारी है कि वाकई ऐसा होता है। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब को मैं सुन रहा था एक जगह पे, उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो एक दिन पहले यानी कि जुमेरात को असर और मगरिब के दरमियान इत्ला मिल गई थी कि कल ये बिल आ रहा है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज ये बताया सेनेट में कि जनाब रात गए कोई 11:15 मिडनाइट जो है उस वक्त एजेंडा आया, और तो ये कोई वक्त नहीं होता। तो सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब का ख्याल था कि बीइंग द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी को हाउस में पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि शायद मुल्तान इतनी दूर नहीं है। उनका ख्याल था कि अगर उनकी पार्टी के लोग जो कि एक कराची में थे और एक कहीं और थे, अगर वो उनकी कॉल पर पहुंच सकते थे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब क्यों नहीं पहुंचे। और फिर आज जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन पहुंचाया अपनी पार्टी को, चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में नहीं दिया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट से, तो उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि जनाब ये कहा जाता है कि जनाब पंजाबी कहता है कि गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ना, कि जनाब अगर मेरे पे ये सवालात उठ रहे हैं कि मैंने फैसिलिटेट किया है कि बिल पास हो जाए, तो फिर इससे बेहतर है कि मैं इस्तीफा दे दूं, और मैंने अपनी पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बहुत भरपूर तकरीर की आज सेनेट में और उन्होंने कहा कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए उन्होंने उस वक्त भी काम किया जब वो स्पीकर थे, उस वक्त भी काम किया जब वो वजीर आजम थे, और आज भी बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उन्होंने वही काम किया है जो कि पार्लियामान की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती के लिए है। और उन्होंने कहा कि वो इंटेग्रिटी के आदमी हैं, इसलिए उन्होंने, बाकी बातें भी होती रहेंगी लेकिन मैं अभी क्विकली जाना चाहूंगा क्योंकि हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने, रहनुमा है JUI फे के। कामरान मुर्तजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुख्तसर पे आपने हमें ज्वाइन कर लिया। कामरान मुर्तजा साहब, कहानी बनी क्या है? मैं सुन रहा था आपने शायद बताया कि
इतलात आ गई थी या आपको सिर्फ आई थी जराए के हवाले से, या ये ज्यादातर लोगों को पता लग गया था कि जुमे को ये बिल आ रहा है और ऑपोजिशन को वहां पे अच्छी तादाद में मौजूद होना चाहिए था? तकरीबन सबको पता था, जो लोग यहाँ पे थे इस्लामाबाद दिल्ली में, पीपल्स पार्टी के दोस्त भी, नून के दोस्त भी और JUI और बाकी दीगर जमातों के दोस्त भी, इन सबको पता था कि असर और मगरिब के दरमियान सही मुमकिन है कुछ लोगों को इससे पहले भी पता हो, तो कि कुछ ना कुछ ऐसा जो है ना वो अनयूजुअल है इस बिल के हवाले से, इस स्टेट बैंक के कानून के हवाले से। तो हम थोड़ा सा अलर्ट हो गए थे, जो हमारे साथी बाहर थे हमने उनको इन्फॉर्म भी करना शुरू कर दिया था कि आ जाइए, और उसके नतीजे में हैदरी साहब आ भी गए थे। और तो तला महमूद साहब JUI के मौजूद थे या वो नहीं थे? जब नहीं, वो यहाँ नहीं थे, वो कराची में थे। अच्छा, तो वो नहीं पहुंच सके, बाय एयर आ सकते वो नहीं पहुंच सके, वो उनका कुछ कमिटमेंट्स थी शायद ऐसी कि बहरहाल उनसे भी मेरी बात हुई। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मैं सुन रहा था, जिस तरह मैंने आपको भी सुना, उन्होंने कहा कि बहुत से जमीर बेचने वाले लोग ऐवानों में बैठे हैं। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी इंटेंशन थी या ये हो गया, कोई बीमार था, कोई मुल्क से बाहर था, इस वजह से कुछ मामला हुए, या आपकी भी यही राय है? अल्लाह पाक बेहतर जानता है, हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है किसी के जमीर बेचने की। मगर अगर किसी ने इसको इजीली है, कैजुअल मैनर में डील किया है तो भी गलत किया है, अगर जानबूझ के भी नहीं आए तो भी गलत हुआ है। बस ये है कि सबको तकरीबन जो ना सारे इन्फॉर्म थे, चंद लोगों के अलावा। अच्छा, तो ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपने डिफेंस में आज बोला कि उन्होंने तो 26 तारीख को बाकायदा लेटर लिख दिया था ऑपोजिशन के तमाम मेंबर्स को कि जनाब आप इंश्योर करें जुमे को अपनी हाजिरी। तो उन्होंने कहा कि हालांकि उसमें मेंशन नहीं था कि ये स्टेट बैंक का बिल होगा, तो फिर उनके ऊपर खदशात और फिर जो हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि जनाब आपने फैसिलिटेट किया, तो इज इट राइट? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मेरे पास एविडेंस नहीं है किसी चीज की कि कुछ जानबूझ के किया या उनसे हो गया। बहरहाल अगर हो गया तो भी वो चूंकि कह रहे हैं कि मुझे 1 बजे रात को पता चल गया था, तो 1 बजे रात को अगर वो ट्रेवल करते तो यहाँ आना मुमकिन था, फिर उन्होंने कैजुअल लिया इसको, फिर दूसरी बात ये होगी। कैजुअल लिया, बिल्कुल ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि कैजुअल लिया गया है। तो आपको तो असर और मगरिब के दरमियान पता लग गया था, तो आपने बाकी अपने कोलीग्स को भी बताया या सिर्फ अपने पार्टी लीडर्स को ही इत्ला देना बेहतर समझा? मैंने अपने सारे कोलीग्स को, पार्टी लीडरशिप को मैंने नहीं बताया, मौलाना साहब को नहीं बताया, क्योंकि ये मौलाना साहब वाला मामला नहीं था। मैंने अताउर रहमान साहब को फोन करके उनको एतमाद में ले लिया था, हैदरी साहब को मैंने उनको बता दिया था, तला साहब को मैंने, उनसे भी मेरी रात को बात हो गई। कामरान मिर्जा साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जज्बात में आकर ये जज्बाती फैसला था या बाकायदा बहुत सोच समझ के उन्होंने कहा कि मैंने अपनी क़यादत को इस्तीफा भिजवा दिया है, अब मैं मजीद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं रह सकता? देखिए, ये भी वो बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि वो रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, या उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये मेरे कद से बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इस बात का फैसला जो है वो जमातें करती हैं, मेंबर्स नहीं करते। तो अगर फर्ज करिए कि अगर उनकी क़यादत पे, उनके लीडर ऑफ अपोजिशन होने पे अगर कोई एतराज कर सकता है, तो JUI बतौर जमात कर सकती है, कामरान जो है ना एज ए पर्सन नहीं कर सकता। सही, बिल्कुल कामरान मिर्जा साहब एज ए पर्सन बिल्कुल सही है, नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग भी मौजूद नहीं थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब का इंटेंशन थी कि जनाब आपको चाहिए था कि ये आप शेयर करते, और अगर इस पर बहस हो जाती तो ज्यादा मुनासिब था। आप लोगों ने, हुकूमत ने ये बुलडोज किया है, और फिर जो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि एज चेयरमैन को वोट नहीं देना चाहिए, उनको जो किसी पार्टी की साइड नहीं लेनी चाहिए, वो क्या सही? आप एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए सेनेटर, आपकी क्या राय है इसमें? इस वक्त तो शोर जो सबसे ज्यादा मचा है वो अपोजिशन के खिलाफ मचा है, मगर चेयरमैन ने भी जो है वो जो कुछ किया वो ठीक नहीं था, और वो मुसलसल जो है ना उसमें टाइम जो है ना वो डिले करते रहे। 2 दफा जो है तरीन साहब आए और उसके बाद निकल गए, इससे अगले आइटम्स ले लिए, और इस आइटम को जो है ना वो पस पुश डालते रहे।
फिर उसके बाद उन्होंने वोट भी कास्ट किया और पहले तो टाई हो गई थी जब नौज़ादा उमर जो है ना हाल के अंदर थे, सही। टाई हो गई थी। पार्लियामानी प्रैक्टिस का जो है मुझसे ज्यादा बेहतर जो है गिलानी साहब जानते होंगे, एज ए स्पीकर उन्होंने कभी शायद वोट न दिया हो, मगर बहरहाल अगर टाई हुई है तो लॉजिक ये कहती है कि वो वोट दे भी सकते हैं। मगर इससे पहले का जो उनका रवैया था और जिस तरह से वो मामला को इंतजार में रख रहे थे, इसका मतलब था कि ये वो जानते हैं कि कितने लोग हमारे मौजूद हैं और कितने लोग उनके मौजूद जानिबदारी दिखाई टाइम दे रहे हैं। संजरानी साहब ने, चेयरमैन सेनेट ने जानिबदारी दिखाई, यकीनन बिल्कुल सही। हैदर जमान कुरैशी साहब रहनुमा पाकिस्तान पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। बिलावल भुट्टो साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि जनाब यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा हम कबूल नहीं करते। उन्होंने जो जितनी उनकी खिदमात हैं जमहूरियत के लिए वो एक मिसाल हैं। फिर उन्होंने कहा कि उनकी खिदमात मतलब ऐवान में जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज बयान दिया उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया। और तो आप कैसे देखते हैं कि ये रीज़न इतनी नौबत क्यों पहुंची कि यूसुफ रजा गिलानी साहब इस हद तक आ गए कि जनाब मैं फिर रिज़ाइन कर देता हूं, और मैंने रिज़ाइन भेज दिया है अपनी पार्टी लीडरशिप को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब, आपने काफ़ी जामे और सिरहासिल इंट्रो दिया और कामरान मुर्तज़ा साहब को भी मैं सुन रहा था। देखिए, ग़ालिबन 6 या 7 अरकान ऑपोजिशन के थे, वो मौजूद नहीं थे और पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब को ही एक ऑपोजिशन के दोस्तों ने भी यकीनन वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनके ऊपर एक ओनस ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी इन्फॉर्म करने की वो तो सबको किया। मैं नहीं समझता कि इसका अंदाज़ा था कि स्टेट बैंक का जो कानून है वो रात को 12 या पौने 12 या 12:30 ऑर्डर ऑफ द डे निकलेगा। लेकिन जहां गिलानी साहब के ऊपर बात हो रही है, मैं थोड़ा हैरान इसलिए हूं, और आपने सरसन जिक्र किया, सेनेटर तलहा महमूद साहब जो JUIF से हैं, वो चेयरमैन हैं फाइनेंस कमेटी के, और फाइनेंस कमेटी में स्टेट बैंक का बिल उसके अंडर आता है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वो देखते हैं। अगर किसी को सबसे ज्यादा ऐवान में मौजूद होना था, और जिस तरह हसन मुर्तजा साहब, कामरान मुर्तजा साहब बता रहे हैं, तो कराची से उनको आ जाना चाहिए था। तो देखिए, इस तरह तो हम और PML नवाज के दोस्त भी थे, BNP के मैंगल के 2 सेनेटर्स थे, फिर 2 इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं जो अपोजिशन के साथ हैं, और इन्होंने कमेटीज भी ली हुई हैं। दिलावर खान ग्रुप में से 2 सेनेटर्स हैं, उन्होंने कमेटीज ली हुई हैं। तो कमेटीज लेने के लिए तो ऑपोजिशन ठीक है, लेकिन इनको आना चाहिए था, बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन थी। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए कि आइन और कानून और सेनेट रूल्स भी तो कोई चीज है ना। आप उन रूल्स की धज्जियां बिखेर दें और विदाउट प्रॉपर नोटिस आप ऑर्डर ऑफ द डे निकालें, और उसके बाद जब वोटिंग हो रही है और ऑपोजिशन के वोट जो है टाई हो रही है, तो चेयरमैन सेनेट उसको डिले करते जा रहे हैं और एजेंडा लेते जा रहे हैं, और उसके बाद फिर वो वोट करते हैं। यानी उनके कंडक्ट के ऊपर कम बात हो रही है और ऑपोजिशन के ऊपर यकीनन आप सवाल उठा सकते हैं। तीसरा आपके सवाल का जुज़्व है कि देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब इज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन सेनेटर। बिल्कुल। हैदर जमान कुरैशी साहब, उनकी जमात, हैदर जमान कुरैशी साहब, जमात ने नामजद किया, हैदर जमान कुरैशी साहब, जिस तरह पार्लियामेंट्री पार्टी की हैदर जमान कुरैशी साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब, मैं आप ही की तरफ आना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरा शहजाद वसीम साहब की बात सुन लें कि उन्होंने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा क्या। शहजाद वसीम साहब की बात सुन लें, तो फिर मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन तशरीफ लाएं ना लाएं ये उनकी स्वाबदीद है, मगर उस दिन यकीन मानिए कि हम बहुत इनके शुक्रगुजार हुए। गुजारिश ये है कि उसी दिन इस हाउस में यहाँ पर डेस्क पीट पीट कर कहा जा रहा था कि लाएं इसको, ले इस आइटम को, और फिर जब आइटम को लिया गया और इनको अंदाजा हुआ कि इन्होंने वक्त से पहले गलत अंदाजा लगा लिया, तो फिर यहीं से खड़े होकर कुछ ऑनरेबल लोगों ने कहा जी कि नहीं नहीं आप हाउस को एडजर्न करें। जी हैदर जमान कुरैशी साहब, ये बात शहजाद वसीम साहब की रिकॉर्ड इसको सपोर्ट नहीं करता। अगर यही बात होती तो
फिर सादिक संजरानी साहब को अपना वोट डालने की क्या जरूरत थी? फिर तो हुकूमत कॉन्फिडेंट थी कि उनके नंबर्स पूरे हैं, और दो अरकान को ऑपोजिशन के गालिबन कोविड था। और देखिए, ये बिल अगर सेनेट से पास ना भी होता तो ये जॉइंट सेशन में चला जाता, और वहां जाके फिर हुकूमत के पास एक वो नंबर है जहां जो 32 मिनट में 32 बिल पास करवा लिए। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है जमीर हैदर साहब कि सर। हमने जो कानून पास किया और जिसके शाजियाने बजाए जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को तो सरेंडर कर दिया। आपने स्टेट बैंक को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बिल्कुल डी लिंक कर दिया, खुदा ना खास्ता। और आप तो इकोनॉमी को बहुत क्लोजली देखते हैं, आपने कवर भी किया है, आपकी गहरी नजर है। अगर कोई पेंडेमिक आ जाए, सैलाब आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो स्टेट बैंक को रिकोर्स नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का। आपने प्राइवेट बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स को, जो कि ऑलरेडी एक स्कैंडल आपके सामने है, जो शौकत तरीन भी एडमिट कर चुके हैं कि जो है 4-5% स्प्रेड पे ज्यादा जाके टी बिल और पीआईबी बॉन्ड्स बैंकों ने गवर्नमेंट को बेचे, और ये कह देना कि गवर्नमेंट बोरो नहीं कर सकती स्टेट बैंक से। ये 3 साल से बोरोविंग कर रहे हैं, सिर्फ इधर से नहीं पकड़ रहे, पीछे से पकड़ रहे हैं। यानी ओपन मनी ऑपरेशंस के जरिए ट्रेजरी बिल्स और पीआईबी जो हैं, वो बैंक्स जो हैं वो हुकूमत को बेच रहे हैं ना, वो हुकूमत उन पे इंटरेस्ट दे रही है, और बैंक्स जो हैं वो पैसा स्टेट बैंक के पास रख रहे हैं, यानी बजाय इसके कि वो स्टेट बैंक से बोरो करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कि आपने स्टेट बैंक को इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान से बिल्कुल डी लिंक कर दिया है। आपने उसको सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए रख दिया है। जिस तरह वजीर आजम को अक्सर कहा जाता है कि रमजान बाजार वजीर आजम है, तो ये आपने सिर्फ उसको मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा सेक्रेटरी फाइनेंस कहते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट लगा सकती है, सेक्रेटरी खजाना बोर्ड का मेंबर होगा, वो वोट नहीं कर सकता। अच्छा, डिप्टी गवर्नर, गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो मादर पिदर आजाद हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं जी ऐवान में अब पेश होंगे, हमने तरमीम कर दी है। ओ भाई, चेयरमैन नैब तो आज तक पेश नहीं हुआ पब्लिक बिल्कुल, अकाउंट्स के सामने। ये कहां जरा से थोड़ा पेश सा होंगे? ये बहुत सीरियस मसाइल हैं ऑफ इस कोर्स बिल जी, में, वेरी और राइट, अभी भी पाकिस्तान वेरी राइट है सब। तभी तो हमारा सवाल इस पर यह उठता है कि इतने सीरियस बिल पर ऑपोजिशन 57 की तादाद के बावजूद अगर हार जाती है तो फिर सवालात तो उठते हैं। बिल्कुल, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने क्या गुफ्तगू की आज, वो जरा सुन लें, तो फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि हम उस्मान सईद बसरा साहब से जानने की कोशिश करें कि हुकूमत यकीनन शादियाने तो बजा रही है। शायद खाकान अब्बासी भी कह चुके हैं कि जिस तरह ही हम पावर में आएंगे तो हम ये सारे बिल मुस्तरद कर देंगे, इनको खत्म कर दिया जाएगा। क्या कहा यूसुफ रजा गिलानी ने, ये सुन लें जरा। You facilitated the government, not the opposition. जब तय आ गया तो पाकिस्तान की तारीख में, सेनेट की तारीख में, मैं पहली मर्तबा चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। एज अ न्यूट्रल पर्सन आपको ये नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट द क्रेडिट शुड बी गिवन टू यू, नॉट टू मी। धांधली हो रही है। आई हैव ऑलरेडी submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. जी उस्मान सईद बसरा साहब। रहीम जमीर भाई, आपका बड़ा शुक्रिया। बड़ी एक जबरदस्त किस्म की डिबेट हमारे दोनों भाई जो हैं आपके प्रोग्राम में कर रहे हैं, और आपके प्रोग्राम में हमेशा आके ये खुशी होती है कि हमेशा यहाँ पे कोई मछली मंडी नहीं बनती, और बड़े अच्छे तरीके से लॉजिकली आर्गुमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं, और कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम फॉर आर्गुमेंट सेक बाय कर लें अपोजिशन के उस नैरेटिव को, उस डिफेक्टो और डेंटेड नैरेटिव को जो इस बिल के कौमी असेंबली में आने से पहले यहाँ पे रवा रखा गया, यहाँ पे बावाज़े बुलंद एक शोर उठाया गया, और उसके अंदर सबसे आगे मुस्लिम लीग नून थी, उनके यहाँ पीपल्स पार्टी थी, और पीपल्स पार्टी के हमरका JUIF थी। इन सब ने कहा कि ये जो आपने जी जो स्टेट बैंक की मरकजी बैंक को गिरवी रख दिया, पता नहीं बेच दिया, पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम का बेड़ा गर्क कर दिया, और कंटिन्यू कर लें इस तरह की तमाम चीजें, जैसे अभी मेरे भाई भी उसके ऊपर इशारा भी कर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम आपकी बात मान लें, वैसे तो आपकी लीडरशिप ने कभी सही बात की नहीं है, आप अपोजिशन बाय अपोजिशन करते हैं, कंस्ट्रक्टिव बात तो आप करते नहीं है। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट था तो आज आपको टेलीविजन पे बैठ के जब आप इसके लिए ये लॉजिक लेके आ रहे हैं, हैदर जमान कुरैशी साहब और मेरे प्यारे भाई JUIF के सेनेटर लेके आ रहे हैं, तो जी कामरान भाई
कामरान भाई लेके आ रहे हैं, तो मैं यकीन माने इनका एक छोटा भाई होने की हैसियत से, किसी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं रोऊं जिगर को कि पीटूं मैं बिल को, कि अगर आप लोगों के नजदीक पाकिस्तान की मुआशी सॉवरेंटी आप लोगों ने हमें बताया और आप लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये चली जाएगी, अब आप कह रहे हैं किसी को 3 बजे मालूम नहीं पड़ा, कोई रात को कराची था, एक साहब की जाती कमिटमेंट थी, कोई एक जमात इनमें बताएं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर एब्सेंट थे, पीपल्स पार्टी के लोग एब्सेंट थे, JUIF के लोग, और अभी उन्होंने सेनेटर तला का बताया आपको हैदर जमान कुरैशी साहब ने कि जो फाइनेंस की कमेटी को भी चेयर करते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं, गाड़ियां भी रखी हुई हैं, लेकिन उस दिन गैर हाजिर थे। देखिए इसके अंदर रैशनल क्या है, मैं आपको बताता हूँ जो असल मामला है जिसकी तरफ सियासत की वजह से टीवी के ऊपर बात नहीं की जा रही, क्योंकि हम मुख्तलिफ पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने हर सूरत अपनी पार्टी की स्किन को सेव करना है और उसके ऊपर वाह बिटोरनी है। असल मसला ये है कि कौमी अहमियत के नवैयत के इस मामले के ऊपर जब हमने तमाम अपोजिशन की पार्टी के लोगों को कोशिश की कि इज्तिमाई तौर पर उनसे बात करें कि ये कौमी इंटरेस्ट का मामला है, नेशनल इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेंटी इसके अंदर इन्वॉल्व है, आइए कुछ तरह का कदम करें कि दुनिया के अंदर मरकजी बैंक जो है, जो उनके पास इख्तियारात हैं आज़ादी के और वो खुद फैसले करते हैं, एक पॉलिटिकल रबर स्टैम्प के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते, एक मनी बिल की प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते, तो इसके लिए कुछ इकदाम करें। इज्तिमाई हैसियत में इन्होंने हमसे बात नहीं की, इंफरादी हैसियत में हमने तमाम लोगों के सामने ये मसला रखा। और यूसुफ रजा गिलानी साहब का ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपके सामने कहने लगा हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो साबका वजीर आज़म है पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के मामलात को आम आदमी से बहुत बेहतर समझते हैं, जब उनके सामने भी ये बात रखी गई तो इन सब ने एग्री किया कि ये बिल्कुल कौमी अहमियत का बिल है, इसको पास होना चाहिए। बिल्कुल आपके मईशत की हालत ऐसी हो गई है कि आपको ये बिल मंजूर करना पड़ा, नहीं करते तो शायद IMF जो है जो अब एग्री कर गया कि उन्होंने अपना पहला जो इजलास था वो भी डेफर किया, तो इन्हीं वजूहात की वजह से किया। और अब देखें शायद 2 तारीख को है उसका IMF का इजलास और उसमें वो पहली ट्रांश जो भी ट्रांश रहती है वो रिलीज कर देंगे। इस पर नाज़रीन मजीद भी बात कर रहे हैं, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी ब्रेक में हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा यंग लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी गुफ्तगू की है और मैं चाहूँगा कि अगर आप इस बिल के हवाले से भी अगर जिक्र करना चाहें तो कर दीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि ज़रा जो मौलाना साहब ने बात की है वो भी ज़रा सुन लें पैनलिस्ट मेरे सारे, तो फिर उस पर भी बात हम करना चाहेंगे। मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद में होगी, बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होगी, तमाम सियासी जमातें उसमें शामिल होंगी। PDM ज़रूर क़यादत करेगी, लेकिन अवाम बराह रास्त ऐसी हुकूमत के मुकाबले में मैदान में उतरेगी इंशाल्लाह। किसके लिए खतरनाक होगा? या ये कि वो फौज को थ्रेट करना चाहता है, जर्नलों को थ्रेट करना चाहता है, या अदालत को कहना चाहता है कि अगर आपने मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं खतरनाक साबित होऊंगा। मेरे ख्याल में उसका वो रौब दबदबा खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह वो मैदान में उतरेगा तो फिर लोग एक कौमी मुजरिम की हैसियत से उसका इस्तकबाल करेंगे। जी राना एहसान अफजल साहब, एक तो ये भी बता दें जो मौलाना साहब ने क्लेम किया है कि ये वाकई कुछ ऐसा है, 23 मार्च को एक भरपूर PDM का मार्च होगा। और दूसरी बात ये कि आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि ऑपोजिशन के 15 लोग इमरान खान के साथ हैं, तो आप लोग भूल जाएं कि आप लोग कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 23 मार्च को तो हम अपना जो एक जमहूरी हक है कि हम प्रोटेस्ट करें, अवाम के साथ निकलें और अवाम को दावत दें, वो हम जो है उसको इन्फोर्स करेंगे अपने हक को। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो एक कामयाब जो है वो मूव होगी, एक कामयाब मूवमेंट होगी जो इस हुकूमत के इख्तिताम की बुनियाद रखेगी। तो उसके ऊपर तो हमें यकीन है। उसकी वजह यह है कि यह हुकूमत हर लिहाज से अवामी मसाइल में कोई भी किस्म की डिलीवरी देने में नाकाम रही है। और अब 3.5 साल बाद ये जो झूठ की बुनियाद के ऊपर जो जमात ने जिसने इलेक्शन लड़ा, अपने इलेक्शन के वादे, और फिर हर थोड़ी देर बाद अवाम को दिलासे देती रही कि अब कुछ अरसे बाद बेहतरी आएगी, वो अवाम थक चुकी है बेहतरी के इंतजार में। तो अब यही आखिरी हल है कि हम लोग इस्लामाबाद की तरफ मूव करें
और इंशाल्लाह वो एक भरपूर मुजाहरा होगा। आपका दूसरा सवाल जमीर साहब, बिल और ये जो कहा है शेख रशीद साहब ने कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कुछ हो रहा है इस पे ज़ेरो? हमारे साथ तो तकरीबन 29 के करीब जो मेंबरान हैं वो इनके पीटीआई के हमारे साथ राब्ते में हैं, और अभी सेनेट के बिल के अंदर जो एमक्यूएम है वो गैर हाजिर थी। तो 7 जो सेनेट के जो एमक्यूएम के जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, वो आप माइनस कर दें तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत तो गिर गई। और उस 29 में से अगर 15 भी ये रख लें ऑन अ लाइटर नोट जो ये कह रहे हैं, फिर भी इनकी हुकूमत नहीं टिकती। तो ये तो वक्त आने पे जो है वो तय्यन होगा। अदम एतमाद में असल मसला जो है वो यही है कि अदम एतमाद के बाद हम चाहते हैं कि जनरल इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ें, लेकिन कुछ जमातों का ये ख्याल है कि हमें कोalition हुकूमत बना के फिर टेन्योर मुकम्मल करना है। और उसमें उनकी रीजंस शायद ये हैं कि ये जो मुतनाज़े जो कानून पास हुए हैं उनको खत्म करके तो फिर हम इलेक्शन करवाएं, इसलिए शायद वो चाहते हैं 3 to 6 months अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप कामयाब होते हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि कोई 15, उन्होंने बाकायदा 15 का फिगर दिया कि 15 लोग अपोजिशन के इमरान खान के साथ हैं, तो ये ले आए अदम एतमाद। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो भी शौक पूरा कर लें 27 फरवरी को इस्लामाबाद आने का, और मौसम कतई तौर पर अबरारूद नहीं होएगा। देखिए शेख साहब अक्सर इसी किस्म के मस्खराने बयान देने के लिए मशहूर हैं। 100 हादसे रेलवे के हो गए उनकी वॉच के नीचे, जब वो रेलवे के वजीर थे तब भी वो नवाज शरीफ से लेके और आसिफ जरदारी के केसों पर तवज्जो देते थे, और नैब के और ना जाने किस किस के खुद साख्ता तर्जुमान हैं। फिर पाकिस्तान में सीरियस दहशतगर्द की दोबारा पनपने लग गई, बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन वो अपनी वजारत पर कम तवज्जो देते हैं और मीडिया पे इस किस्म के चुटकुले और लतीफ़े छोड़ देते हैं। उनके कहने से क्या होगा? आपने देखा कि बजट के अंदर भी बड़े मार्जिनल नंबर्स आए। गवर्नमेंट जो कहती है हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, और देखिए पल्स ऑफ द पब्लिक रिफ्लेक्ट हो रही है बाई इलेक्शन से, बल्दियाती इंतखाबात में जो नताइज आए। और आम आदमी, आप तो आम आदमियों की पल्स को जानते हैं, तो ये ट्रांसलेट होगी। और जो ऐवान में लोग बैठे होते हैं ज़मीर साहब, जो जिन्होंने इलेक्शंस लड़ने होते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं, और ये समझ लेना कि हम डेवलपमेंट एक्टिविटी कर लेंगे, लोगों को लालच दे देंगे। आप जब तक उनको रोजगार नहीं देंगे, जब तक आप अफरात-ए-ज़र को कम नहीं करेंगे, जो इस मुल्क के सीरियस चैलेंजेस हैं उनको आप एड्रेस नहीं करेंगे। आज जो पल्स का सर्वे आया उसमें इनका दोबारा कच्चा चट्टा खुल गया, लोग सेटिस्फाइड नहीं है तकरीबन 70%। तो ये चीजें गाहे बगाए ये जो हैं आपको रिमाइंडर्स मिलते हैं। तो बाकी रह जाती है बात, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ऑपोजिशन में कंसेंसस बनाने की कोशिश यही हो रही है। हमारे कुछ दोस्त चाहते हैं कि फॉरेन इलेक्शन हो जाए, लेकिन इन्होंने बहुत सारी फॉल्ट लाइंस डेवलप कर दी हैं पिछले 2, 3, 2.5 साल में, और उन चीजों को ठीक करना है, रिफॉर्म्स करने हैं, एक कंसेंसस ओरिएंटेड गवर्नमेंट लाकर, और उसके बाद वी कैन गो इन फॉर एन अर्ली इलेक्शन। बिल्कुल जनरल इलेक्शन, बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज राना एहसान अफजल और हैदर ज़मान कुरैशी, आप दोनों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। अभी तो मैं उस्मान सईद बसरा की तरफ जाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि उस्मान सईद बसरा इस पे कमेंट ना करें, क्योंकि ये मैं आपके लिए, जब आपने कहा कि आवाम इस वक्त महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी और इनसे बहुत परेशान है, वहीं पे अब इतना जोर पकड़ गई है ये तहरीक हेल्थ कार्ड की कि पहले केपी में भी उसको बहुत सराहा गया और बहुत उसको वेलकम किया गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या वजह हुई कि केपी में पीटीआई जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें अच्छी पोजीशन नहीं दिखा सकी। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि पंजाब में इसका गली गली से रिस्पॉन्स आ रहा है, हर कोई किसी ना किसी का वाकिफ जो है वो अस्पताल से होके आया और वो तारीफ कर रहा है हेल्थ कार्ड की। उस्मान सईद बसरा साहब, ये जो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो बात की वो आपने सुन ली कि 23 मार्च को आप आएंगे और बड़े भरपूर तरीके से आएंगे। अवाम एक्चुअली निकल रही है, और पीडीएम के लोग तो सिर्फ क़यादत करेंगे अवाम की। और फिर उन्होंने कहा कि ये थ्रेट जो है, जो खतरनाक, जो उन्होंने कहा था कि मैं साबित हूंगा, तो वो कह रहे हैं कि ये फौज को थ्रेट है, जर्नैलों को है, अदालत को है। ये किसको कह रहे हैं और किसको निकालने की कोशिश की तो मैं खतरनाक साबित हूंगा? ये बड़े बहुत सारे सवालात हैं। और उन्होंने ये भी कहा
कि अब रोब और दबदबा खत्म हो चुका है, अवाम जब ये निकलेंगे तो इनको बतौर मुजरिम रिसीव करेंगे? अच्छा जमीर भाई देखिए, मेरे ख्याल में मैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक उनके अंदर एक पोलिटिकल एंजाइटी किसी फेज में से वो गुजर रहे हैं और वो इतनी एक अपनी इंतहा को और बाम अरूज को पहुंच चुकी है कि मुझे लगता है बूम एंड बस्ट होने वाला है वतन करीब। एक बात तो देखिए ना, हालांकि वो बड़े मोहतात होते हैं अपने अल्फाज के चुनाव के अंदर फजलुर रहमान साहब, लेकिन एक बात उन्होंने फिर भी कही कि इमरान खान का रोब और दबदबा खत्म हो गया। इसका मतलब तो ये है ना जी कि इमरान खान का रोब तो दबदबा है। कल तक तो ये कह रहे थे वो ये सिलेक्टेड है। मसला ये है कि क्योंकि इस पूरे भानमती के कुंबे जिसका नाम मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी है, इनके पास कोई सिरे से नैरेटिव नहीं है। अगर इनके पास नैरेटिव होता तो लोग इनके साथ निकलते। फजलुर रहमान साहब को एक करंट क्राउड के तौर पे ये लोग सब साथ रखते हैं क्योंकि इनके अपने तो लोग निकलते नहीं है, उनके पास मदरसों के बच्चे हैं, अब किसी हद तक वो भी नहीं निकलते हैं। लेकिन हम तो नहीं कह रहे कि आप ना आए, हम कह रहे हैं कि आपका जमहूरी हक है। आपने ये सर्कस पहले भी तो लगाई थी, आप पहले भी सर्कस लेके इस्लामाबाद आए थे, आप पहले भी कह रहे थे मिलियन मार्च लेके आ रहा हूँ, 4 मिलियन लोग होंगे, 4 से कम हुए तो हमें पकड़ लीजिएगा। फिर आप इस्लामाबाद में आए, फिर आपके वहां पे जो तमाम तर जो आपके उस्मान सईद बसरा साहब, माजरत से मुझे ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि आप अपना ये कमेंट जो है इसको कंप्लीट करिएगा आर्गुमेंट को। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी उस्मान सईद बसरा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें तो मैं फिर आगे भी जाना चाहूँगा कि अब शायद एहतसाब का अमल तो उतना इफेक्टिव नहीं रहा जिस तरह 3 सालों बाद अगर वो साफ पानी में भी लोग जो हैं वो छूट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन में कमजोरी है या केसेस ही गलत है? देखिए जमीर भाई, क्योंकि मैं तो इसकी लीगल प्रैक्टिस के अंदर बाकायदा से इन्वॉल्व हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा निज़ाम अदल है इसमें बेशुमार चीजें हैं जिनको मेंट करने की जरूरत है। जैसे अभी हमने 18वीं सदी का पाकिस्तान में लागू जो फौजदारी कवानीन की हमने तरमीम की, तो इंशाल्लाह ताला देखिए ना, जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि इसाक डार साहब के घर की जो था वो उसके मामला भी कोर्ट की तरफ से इजाजत मिल गई है। देखिए केसेस के अंदर कोई गलती नहीं है। हाँ, प्रोसिक्यूशन में किसी निज़ाम की वजह से रखने की वजह से कमजोरी हो तो वो एक अलग बात है, डिबेटेबल है। लेकिन मैं सिर्फ इस पे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी शॉर्ट है, मैं हमारे दोनों भाइयों की खिदमत में ये अर्ज करना चाहूंगा कि अपोजिशन को रोजे रोशन की तरह नवश्ता दीवार की पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये 5 साल इमरान खान पूरे करेंगे, पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म बनेंगे जो पहली दफा पाकिस्तान में मुद्दत पूरी करेंगे। इनके लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, इनके जो भी किस्म की चीजें हैं वो इनका हक है, वो आए, ये यहाँ पे आके डिमॉन्स्ट्रेट करें, हम उनको वेलकम करेंगे, कोई मसला नहीं। बिलावल साहब वहाँ पे आए, हम भी सिंध में एक बदतरीन जो दौर है, सया दौर है 13-14 साल का, तो ये तो अभी उस्मान सईद बसरा क्विकली, क्योंकि मैंने बाकी जाना है, जहांगीर तरीन साहब ने तो कह दिया कि मुझे नहीं मालूम ये पिटीशन में मेरा नाम क्यों है, कि वो जो ना हयात ना अहली के हवाले से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब तो ये हो जाएगा फैसला, शायद आपके मुखालिफ आए ये फैसला। देखिए ये आप भी यहाँ हैं जमीर भाई, आप बड़े लंबे अरसे से इस दश की स्याही को देख रहे हैं, इंशाल्लाह आप आगे भी देखते रहेंगे। ये इस तरह का कोई चीज नहीं होनी, कोई कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये देखिए, अभी आप कह रहे थे कि लीगल पे आप नहीं देंगे, लेकिन लोग कहने वाले ये कह रहे हैं कि जनाब ये भी नविश्ता दीवार है। बिल्कुल जी राना एहसान अब्दुल साहब, तो फिर आई विल हैव अ फाइनल कमेंट फ्रॉम हैदर ज़ुबान कुरैशी साहब। जी देखिए, अभी जो पाकिस्तान को जो बहुत बड़ा चैलेंज आने कुछ वाले महीनों में है वो ये है कि 9 अरब डॉलर का तो करंट अकाउंट डेफिसिट पहले 6 माह में हो चुका है। अब अगले 6 माह भी उसी तरह के लग रहे हैं, यानी कि जो 2018 जिसको ये कहते थे कि तबाहकुन सूरत हाल में हम छोड़ के गए, पीटीआई का चौथा दौर साल जो है वो कोई 18-19 अरब के करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ बढ़ रहा है। जमीर साहब, ये मैं आपको बता दूं, और इनको कोई अगले 5-6 माह के अंदर 16 से 17 अरब डॉलर की जरूरत है। अगर वो इन्होंने नहीं हासिल किए तो रुपया 200-225 कहीं भी जा सकता है। ना डराएं राना साहब, ना डराएं, लोग मर जाएंगे। 200 रुपए मतलब 180 नहीं, मान आप 200 रुपए की बात कर रहे हैं। जमीर साहब, मैं हकायक में आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, और ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हमें एक ऐसी झूठी हुकूमत मिली है जिसने झूठ के कोशिश की है कि झूठ के जरिए हम अवाम का पेट भर जाए। लेकिन भाईजान,
ये वक्त खत्म हो गया आपका। अब अवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। आप करप्ट तरीन हुकूमत है पिछले 10 सालों की, और आप सबसे नाअहल हुकूमत है पिछले 10 सालों की। और अब अवाम को आप जो मर्जी कहें कि ये खत्म नहीं होने वाली, हम टेन्योर पूरा करेंगे, लेकिन आपके टेन्योर का एक धैले का फायदा नहीं होने वाला है आम आदमी को। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, और हमें इससे जल्द अज जल्द इससे निजात हासिल करनी है। और मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन लाएमल बना रही है, और इसके ऊपर जरूर हम रिजल्ट निकालेंगे। और जहां तक देखें, ये हुकूमत में सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनके पास बैसाखियां इनको दी हुई हैं। जिस दिन ये न्यूट्रलिटी का माहौल बन गया, ये पूरा निजाम एक दिन में कुछ चंद घंटों में गिर जाएगा। बिल्कुल, ये तो वो जो अब वाकई कोई जवाब नहीं देता कि वो जो कहते हैं कि मैं खतरनाक साबित हूंगा, किसके लिए हूंगा। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, देखिए जमीर साहब, इन्होंने सही कहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इस वक्त $9 अरब है, और ये लगभग 18-19 पे क्लोज करेगा, जो कि इनकी गवर्नमेंट की ओपनिंग पे ऊपर था, और जिसके मुतालिक इन्होंने कहा कि मुल्क दिवालिया हालत में हमें मिला, तो इन्होंने भी दिवालिया कर दिया। और $42 अरब बोरो करने के बाद, और पाकिस्तान का जो डेट है वो डेट सीलिंग भी बहुत रैपिडली क्रॉस हो गई। खतरनाक वो साबित पाकिस्तान की आवाम को बता रहे थे, और शायद उन लोगों को बता रहे थे जिनको वो सेम पेज पे कह कह के वो मंत्रा जो है वो कौम को हिफ्ज करवाया गया 3-4 साल। तो अब ऑपोजिशन तो उनसे नहीं घबराती। ऑपोजिशन को तो जो उन्होंने नैब छोड़नी थी, वो साद रफीक का फैसला आ गया, उसके बाद अभी आप देखिए फायज ईसा वाला फैसला भी आ गया, बहुत और फैसले भी आ गए। तो ये इन्होंने जो जो महाज खोले थे वो बाउंस बैक करके अल्लाह के फजल से पीटीआई को ही अब काट खाएंगे। अब पीटीआई का एहतसाब होना है, और वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए रोज इनका एक ना एक स्कैंडल आ रहा है मीडिया में, और इवेंचुअली दे विल हैव देयर डे लाइक एवरी पर्सन जिसने सबके साथ इंतकाम की सियासत की हो। ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। और इनके अपने लोग छोड़ गए, एहतसाब अकबर चले गए, और भी बहुत सारे पंछी जो आए हुए थे वो एक एक करके चले जाएंगे। बेचारे पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, जो थोड़े बहुते थे, वो भी छोड़ गए। अब अहमद जवाद जो बताएं मुझे, या तस्नीम नूरानी, या वजीउद्दीन, या अकबर एस अहमद, जो है अकबर एस बाबर, या हाँ अकबर एस बाबर, और ये कौन लोग हैं? ये कोई टिम्बकटू से आए थे, या ये कोई नेपाल से आए थे? ये इन्हीं की पीटीआई के लोग थे ना, जो कोई इनके इलेक्शन कमिश्नर थे। ये घर के भेदी हैं जो लंका ढाएंगे, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये अपनों को बता रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इतना खतरनाक हो जाऊंगा। तो वो सब इनके जो है मैं चाहता हूं जानते हैं, 30-40 सेकंड वाला फेज भी जानते हैं, 30-40 सेकंड हैं, इसका जवाब दे ही दें फिर उस्मान सईद बसरा जी। उस्मान, ये है कि मेरे ख्याल में तमाम मुतहदा अपोजिशन राय तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी की तमाम तर उम्मीदें हर उस शख्स से जुड़ जाती हैं जो इमरान खान के खिलाफ को बात करता है, जो हमारी पार्टी में। देखिए मसला ये है कि आप सिंध के अंदर एक हुकूमत कर रहे हैं, 14 साल से आप वहाँ पे आप काबिज हैं, हमें आपसे जवाब लेना है, और हमारे सिंध के प्रेसिडेंट अली जैदी आपका जवाब लेने के लिए वो निकल रहे हैं। आप उसका जवाब दीजिए। आप इमरान खान पर तनकीद करते हैं। आज की खबर पे आपने बात नहीं की कि हैदराबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा बिक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा माजरत से मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया।